वेलकम टू डे 5। डे 5 में आपका स्वागत है। अब तक हम पढ़ चुके कि व्हाट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज इथिकल रिक्वायरमेंट। फिर हमने कल देखा कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूएंस क्लाइंट का किया जाए या नहीं किया जाए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये देखा कि भाई सबसे सीनियर जो बंदा है उसको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा इंटरनल कल्चर क्वालिटी इसेंशियल है ये बताते हुए, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेंगे लीडरशिप को कि भाई क्वालिटी कुछ है, लीडर ऐसा वैसा ना बनाए, लीडर एक्सपीरियंस्ड हो, एबिलिटी हो, अथॉरिटी हो। क्वालिटी कंट्रोल ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, नॉट नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसीलिए कहा गया कि फर्म को असाइन करना चाहिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से कि जो बंदा इस अथॉरिटी को अज्यूम करे वो कमर्शियल कंसिडरेशन को कभी भी ओवरराइड ना करने दे क्वालिटी पर। फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर हमेशा एड्रेस करे क्वालिटी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो, कंपनसेशन प्रॉपर दिया जाए, प्रमोशन मिले, इंसेंटिव मिले, पेनलाइज किया जाए अगर कोई गड़बड़ करता है तो। सफिशिएंट रिसोर्सेस लो, रिसोर्सेस को डेवलप करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, सपोर्ट लो क्वालिटी पॉलिसी को। तो आपके रिसोर्स को हार्नेस करना भी आपको जरूरी है टुवर्ड्स क्वालिटी। और ये सब काम लीडर के होते हैं। लीडर को खाली नियम नहीं बनाना होता है, लीडर को अपने लोगों को भी आगे लेके जाना होता है। तो लोगों के लिए उन्होंने दो चीजें करके दी वहां पे। इसके बाद आप इथिकल रिक्वायरमेंट पर आए, उसने कहा साहब फर्म में ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश होनी चाहिए जो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करें कि फर्म और उसके पर्सनल इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं। इथिकल रिक्वायरमेंट इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर सब थे। पॉलिसी और प्रोसीजर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस क्या होनी चाहिए भाई साहब? फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर जो इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए वो ये है कि पहली बात तो जो पॉलिसी और प्रोसीजर है उसका कम्युनिकेट होना जरूरी है पर्संस को, और पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी भी होनी चाहिए जो इवेल्युएट करके और आइडेंटिफाई करके ऐसे सर्कमस्टेंसेस सामने लेके आए जिनसे कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो सकती है। और अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो तो उसे पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए कि वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को या तो एलिमिनेट कर दे या रिड्यूस कर दे एक्सेप्टेबली लो लेवल पर, या अगर कुछ ना हो पा रहा हो तो हम विड्रॉ कर दें एंगेजमेंट्स। जितने भी ब्रीचेस अगर हुए हैं वो प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड हो और प्रॉम्प्टली उन पर एक्शन लिया जाए। पूरे स्टाफ से एनुअल कंफर्मेशन ली जाए। स्पेशल इंफेसिस फैमिलिटी थ्रेट पर दी जाए क्योंकि जहां लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है वहां फैमिली थ्रेट आ जाती है। फिर हमने कल देखा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो हमें SQC 1 कहता हुआ नजर आया कि एक फर्म को कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो इन तीन चीजों को देख ले कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, उसके प्रमोटर और उसके KMP की इंटीग्रिटी क्या है, हमारी फर्म की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी क्या है, और हमारे पास टाइम कितना है, रिसोर्सेस कितने हैं, और क्या हमारा स्टाफ इथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर पाएगा। हमने जब क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखना चाहिए तो हमने देखा कि उसकी बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, क्लाइंट का बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस क्या है, एटीट्यूड क्या है क्लाइंट का वर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल, क्लाइंट एग्रेसिव तो नहीं है हमारी फीस को रिड्यूस करने में, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन हमारे स्कोप पे तो नहीं डाल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं लगा हुआ है, और अगर फर्म प्रीवियसली अपॉइंटेड थी कोई तो वो इस बार क्यों अपॉइंट नहीं हो रही। बट ऑल वी नीड टू फोकस, ये सारी बातें हमें फोकस
करनी पड़ेंगी। जस्ट नाउ इंपॉर्टेंट इज कि फर्म की कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस और टाइम और रिसोर्सेस हम कैसे देखेंगे, तो हमको इतनी चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या फर्म के बच्चों के पास, पर्सनल्स के पास, एंगेजमेंट पार्टनर्स के पास ये नॉलेज है उस इंडस्ट्री का, सब्जेक्ट मैटर का, या फर्म के पर्सन को पुराना कोई एक्सपीरियंस है। अगर चलो एक्सपीरियंस नहीं है उस इंडस्ट्री का, तो कहीं ये तो नहीं कि इंडस्ट्री की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो इतनी सख्त हो कि हम थोड़े से परेशान हो जाएं। अच्छा चलो सख्त है भी, तो क्या हम उस लेवल का नॉलेज गेन करके इस परफॉर्म कर सकते हैं? हमारी कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस के अंदर आएगा? नहीं आएगा तो क्या हम बाहर से लोगों को ले आए? उसके बाद ये तो सब हो जाएगा, लेकिन EQCR करने के लिए बंदा रेडी है क्या, और हम उसको टाइमली मैनर में पूरा कर पाएंगे क्या? ये बातें हमने की थी फॉर्म्स की रिस्क। तो कल तक के बारे में इतनी बातें हुई। आज हम आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो आप, पहले दिन से जब से ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड शुरू किया है, उस दिन से ये एक ही लकीर को पीट रहा है। कभी कहता है कुछ, कभी कहता है कुछ, लेकिन ये बातें इसकी बिल्कुल शाश्वत है कि फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट। अब चूंकि यहां पर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए यहां पर भाषा इसकी बदल गई। इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विथ कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू इथिकल प्रिंसिपल। फिर वही बात चालू कर दी, necessary to perform the engagement in accordance with professional standard, regulatory and legal requirement, and to enable engagement partner or firm to issue report that are appropriate in the circumstances। जिस समय से हमने चालू किया एसक्यूसी का ऑब्जेक्ट तो ये डायरेक्ट रहा। अब ये बीच में कौन सी पॉलिसीज आ गई? HR की। वेरी सिंपल, ये बातें तो आपके क्वालिटी कंट्रोल के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में ही कही गई। जो पहली बार अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ये बातें तो वही कही गई थी, ये कौन सी नई बात है? तो ये बातें तो वही कही गई थी दोस्त, खाली एक ही चीज तो चेंज हुई है। फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट रीजनेबल अश्योरेंस दैट, यहां लिख दिया इट हैज सफिशिएंट पर्सन विद कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। चलो इससे पहले वाली पॉलिसी पर आते हैं जिसमें कंटिन्यूएंस वाला था, तो वहां भी यही था क्या, फर्म शुड establish policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that before accepting the engagement, ये चालू हो जाता, ये वाला पूरा आ जाता, so that enabling the firm, और उसके पहले ethical requirement ये रही, designed to provide it reasonable assurance that firm personnel should have this, और उसके बाद फिर वही चालू हो जाता, so that appropriate। तो आप देख रहे हो तो यही फंक्शन तो चेंज हो रहा है अब दोस्त, कोई और फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, बस यही चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स है तो ये आ गया। तो मतलब अपन एक काम करें, अगर हम ये पढ़ लें, मतलब ये याद आ जाए, याद तो आना ही, क्योंकि हमने सबसे पहले जब ऑब्जेक्टिव SQC1 चालू किया था तभी लिया था। SQC1 के ऑब्जेक्टिव पे जाओ आप, क्या था SQC1 का ऑब्जेक्टिव? यही तो था, a firm should establish system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel comply with the professional, regulatory and legal requirement, and report issued by the firm or engagement partner are appropriate to
सर्कमस्टांसेस। ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अब मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि यहाँ क्या चेंज हुआ। शुड एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बजाय अब उसके एलिमेंट आना चालू हो गए। पहला एलिमेंट क्या था हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का? व्हाट वाज अवर फर्स्ट एलिमेंट? जस्ट टेल मी। अब आप लोग बैठे हो ऑनलाइन तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा? जस्ट गिव इट ऑन चैट। व्हाट वाज अवर फर्स्ट एलिमेंट अंडर क्वालिटी कंट्रोल? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या करना था? अ फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमको क्या करना था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमको ये तीन चीजें देनी थी। फिर अगला आ जाता फर्म शुड हैव एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर ये चीजें देनी थी। फिर आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट, उसके अंदर ये देनी थी। अब आ जाता है चौथा, उसके अंदर ये आ गया। तो बेसिकली चीजें वो की वही है, लेकिन आपको एसक्यूसी के अंदर जो बेसिक याद करना है लैंग्वेज, वो ये रही जो ग्रीन ग्रीन में लिखी हुई है, और कोई बहुत टिपिकल नहीं है। फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस? दैट an engagement is performed in accordance with professional, regulatory and legal requirement, so that firm will be enabled, partner will be enabled to issue the appropriate report in the circumstances. इतनी सी तो बात है। उसके बीच में आपने घुसेड़ दिया ये कि अब आपकी फर्म में ये सिस्टम होना चाहिए। इट हैज सफिशिएंट पर्सनल with the capability, with the competence, with the commitment to ethical principle. केपेबल अकेला काम का नहीं है, कॉम्पिटेंट अकेला काम का नहीं है, मुझे साथ में क्या चाहिए? कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल। तीनों के पर्सन हमेशा मेरे पास सफिशिएंटली उपलब्धता से रहे, ताकि हम फर्म के अंदर क्वालिटी ला सके वर्क में। अब फर्म के अंदर क्वालिटी लाने के लिए एचआर फंक्शन क्या करेगा? सर एचआर फंक्शन अच्छे लोगों को सोर्स करके लाएगा, उन्हें अपनी फर्म में अपॉइंट करेगा, उन्हें प्रॉपर सैलरी देगा, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, उनका प्रॉपर करियर डेवलपमेंट करेगा, उनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेगा, उनका प्रमोशन करेगा, और हमेशा फर्म में जितनी नीड है उतने लोग उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा। ये काम एचआर पॉलिसीज का होगा। एचआर क्वालिटी पॉलिसीज क्या इंश्योर करेंगी? एचआर क्वालिटी पॉलिसीज हमेशा ये इंश्योर करेंगी कि सफिशिएंट नंबर में केपेबल, कॉम्पिटेंट और कमिटेड स्टाफ उपलब्ध हो। छोटी सी बात, एचआर क्वालिटी पॉलिसीज क्या इंश्योर करेंगी? सफिशिएंट नंबर में केपेबल, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड स्टाफ उपलब्ध हो। 3C बड़े काम के हैं यहां पर, दैट इज कॉल्ड 3C ऑफ क्वालिटी पर्संस। पहला कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब काम करने की योग्यता, क्षमता हो, योग्यता नहीं, क्षमता हो कि वो काम कर पाए, दैट इज कॉल्ड केपेबल। दूसरा केपेबल तो है, लेकिन लॉ जो चाहता है वो डिग्री नहीं है, दैट मींस ही डजंट हैव द कॉम्पिटेंस। तो कैपेबिलिटी सामर्थ्य की बात करती है, कैपेबिलिटी ये बात करती है कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं, कॉम्पिटेंस ये बात करती है कि आपको वो काम करने की इजाजत है कि नहीं। कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है, लेकिन अगर आप बेईमान हो तो वी आर वेरी सॉरी, फिर हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। तो ये तो तीनों चीजें चाहिए, बहुत क्लियर है। वी नीड दीज 3 थिंग्स नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट।
नाउ अब एचआर तो आपने ले लिया, इस एचआर को आप असाइन करोगे, एंगेजमेंट टीम तो आपने बना ली, इस एंगेजमेंट टीम को आप असाइनमेंट दोगे किसका, काम का। आपकी एचआर क्वालिटी पॉलिसी क्या करेगी, आपकी एचआर क्वालिटी पॉलिसी फर्म ये निर्देश देगी कि फर्म असाइन करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। आपको अपने का हर काम एक एंगेजमेंट पार्टनर को सौंपना पड़ेगा, आर्टिकलों के भरोसे फर्म नहीं चलती। तुम सीए फाइनल के आर्टिकल हो, तुम ही सब कर डालो, बाकी सब हम देख लेंगे, ये नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। पहले कोई भी ऑडिट अगर शुरू करना होता है तो सबसे पहले असाइन किया जाता है कि ये कौन एंगेजमेंट पार्टनर है जो इस एंगेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार वो ऑडिट चालू करना है, कर दे फटाफट, जरा तेरे माथे है वो ऑडिट, ये 20 ऑडिट की लिस्ट तेरे को, ये 20 ऑडिट तेरे को निपटाना है, और वो है कौन, सीनियर आर्टिकल। ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, जहां भी फर्मों में ऐसा काम चल रहा है, नफरा के नोटिस आना चालू हो गए, ज्यादा देर लगनी नहीं है। Each assignment should be in supervision of an engagement partner। आपके ऑडिट के ऊपर तो कोई देखता ही नहीं है, इट्स नॉट दैट। एंगेजमेंट पार्टनर ही प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा और कंक्लूड करेगा ऑडिट, पूरी ऑडिट प्रोसेस में वो रहेगा। हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी जो एचआर वाली है वो ये इंश्योर करती है कि हर असाइनमेंट एक एंगेजमेंट पार्टनर को दिया जाए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एक एंगेजमेंट पार्टनर को एक ही असाइनमेंट दो, मैंने कहा हर असाइनमेंट के ऊपर एक एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए। भले वो एंगेजमेंट पार्टनर 2-3 एंगेजमेंट संभाल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, but we need to have an engagement partner essentially for every engagement। I'm not saying every audit, I'm saying every engagement, even if it is a litigation case comes। टीम बनने से पहले लीगल डिसाइड करो, एंड देन firm should establish policy and procedure requiring that ऐसी क्वालिटी पॉलिसीज बनाओ जो आइडेंटिफाई करे कि एंगेजमेंट पार्टनर का रोल क्या है, जो उसके रोल को कम्युनिकेट करे की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट एंड मैनेजमेंट एंड दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी क्वालिटी पॉलिसी ये डिफाइन करना चाहिए कि मेरे एंगेजमेंट पार्टनर का रोल क्या है, और भाई साहब मेरे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम और मेरे एंगेजमेंट पार्टनर का रोल ये दोनों मुझे कम्युनिकेट करना है की मेंबर्स ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट एंड दोस्त शेयर विद गवर्नेंस। जो लोग इस बार बैंक ऑडिट पर गए होंगे, बैंक ऑडिट पर जाने के पहले एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो हम अपनी फर्म से इशू करते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि हमारी फर्म का कौन सा पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर है और उसके साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं, और उनके रोल भी डिफाइंड होते हैं। हाँ, तो ये कम्युनिकेशन हमको करना पड़ता है, कहां, क्लाइंट को। देन क्वालिटी पॉलिसी ये इंश्योर करना चाहिए कि जिसे तुम एंगेजमेंट पार्टनर बना रहे हो उसमें एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस और अथॉरिटी तीनों हैं।
एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी है, एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उस बंदे के पास, और उस एंगेजमेंट पार्टनर को ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एचआर रिलेटेड क्वालिटी पॉलिसी की बात हो रही है। एचआर रिलेटेड क्वालिटी पॉलिसी ये इंश्योर करनी चाहिए कि हर असाइनमेंट एक एंगेजमेंट पार्टनर को मिले। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा ये एंगेजमेंट पार्टनर को भी क्लियर करो, और क्या करेगा वो थर्ड पार्टी को भी क्लियर करो। एंगेजमेंट पार्टनर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को भी क्लियर होना चाहिए, और उस बेचारे खुद को भी क्लियर होना चाहिए। दो बातें तो बिल्कुल क्लियर है। और तीसरी बात, वो एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो क्या होना चाहिए? केपेबल, कॉम्पिटेंट और अथॉरिटी ये उसमें होनी चाहिए। अब ये क्या है? कुछ नहीं है सर, पॉलिसी डिसाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो ऐसी पॉलिसी डिसाइड? ताकि मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस दे सकूं कि जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और एंगेजमेंट और फॉर्म जो भी रिपोर्ट इशू कर रही है वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। इसको इंश्योर करने के लिए मेरे को ये सब करना चाहिए। तो अगर मैं टेक अवेज की बात करूं तो क्या करूं? हर कंपनी में, हर फर्म में क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। हर फर्म में क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। किस बात की? हर फर्म में क्वालिटी पॉलिसी होना चाहिए इस बात की कि फर्म को ये रीजनेबल एश्योरेंस रहे कि उसके पास सफिशिएंट पर्सनल अवेलेबल है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, कमिटेड है, जो किसी भी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, इथिकल रिक्वायरमेंट के चलते पूरा करेंगे। और फर्म जो ओपिनियन देगी, जो फर्म कंक्लूजन देगी, जो फर्म रिपोर्ट देगी, वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होगी। और उसके लिए हमें एंगेजमेंट, हर असाइनमेंट को एक एंगेजमेंट पार्टनर चाहिए, और हर एंगेजमेंट पार्टनर को यह पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हर क्लाइंट को यह पता होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और एंगेजमेंट पार्टनर आप असाइन करने से पहले ये ध्यान रख लो कि वो केपेबल, कॉम्पिटेंट और अथॉरिटेटिव है या नहीं। ऐसा कर लिया तो आप इस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे कि आपके पास हमेशा सफिशिएंट नंबर ऑफ 3C पर्सनल अवेलेबल रहेंगे फॉर योर परफॉर्मेंस। आगे बढ़ू? आगे बढ़े? बिल्कुल। तो टेक अवे लेना ना भूले, क्योंकि टेक अवे लिए बिना अगर हम आगे बढ़ गए तो फिर मजा नहीं आएगा। एक अवे के अंदर कल ये टेक अवे था, नाउ डे 5 टेक अवे में आज क्या है? पहला टेक अवे है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी चाहिए। किस लिए? कि रीजनेबल एश्योरेंस रहे किस बात का? कि भाई सफिशिएंट 3C पर्सन अपने को अवेलेबल रहेंगे। दूसरा टेक अवे, एवरी एंगेजमेंट should have should be assigned to engagement partner
तीसरा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, must be ensure that communication of role of engagement partner is made to client. दूसरा, engagement partner should be competent, capable and authority. And third, role of engagement partner and responsibility communicated to him. तो अब पर अगर आगे चलें, अब आते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। लीडर बना दिया, ओके, नया काम एक्सेप्ट करूं नहीं करूं ये डिसाइड कर लिया, ओके, ह्यूमन रिसोर्स बन गए, काम असाइन कर दिया, ओके, काम असाइन किया, काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और काम करते समय क्या ध्यान रखना। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, लीडर डिसाइड किया। दूसरा काम सबको ईमानदार बनाया। तीसरा काम क्लाइंट की ईमानदारी चेक करी। चौथा काम हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो केपेबल कमिटेड है या नहीं, उनको इकट्ठा कर लिया। अब वो काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे। कंसल्टेशन, EQCR, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, चार बातें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में होती। व्हाट डू यू मीन बाय कंसल्टेशन? ऐसा होता है कि जब भी आप कोई असाइनमेंट कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन्स, देयर आर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर सर्टेन मैटर्स जिनके अंदर हमको लगता है कि वी नीड मोर क्लैरिटी। तो हम वो क्लैरिटी लेने कहां जाए? मैंने आप लोगों को एक ऑडिट करने भेजा। आप जब ऑडिट करने के लिए वहां गए तो आपने वहां ये पाया कि कंपनी ने किसानों को टोटल कैश पेमेंट करके 50-60 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल किसानों से ही आ सकता है। बीच बीच में आपको ऐसे वाउचर्स भी मिले जिनमें एजेंट्स के थ्रू वो परचेस की गई, लेकिन पेमेंट कैश में किया गया। अब आपको इनकम टैक्स एक्ट सामने आके खड़ा हो गया। 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। उसके कुछ एक्सेप्शन भी रूल 6DD में दिए हुए। अब आप वहां जाके जरा फंस गए हो कि यार अब इनका करूं तो करूं क्या।
या आप जब टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो फ्रेट के वाउचर आ रहे हैं, कैश में फ्रेट का पेमेंट हो रहा है, हर पेमेंट 7,500 रुपए का हो रहा है। एक ही ट्रक वाले को एक ही ट्रक के लिए दिन में 2 बार पेमेंट हो रहा है, टीडीएस अलग नहीं कट रहा है। याद आया ऑफिस? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में ऑफिस ही सब कुछ है। और जितना ऑफिस में चीजों को रिलेट करके आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। क्या करते हो आप? अगर कहीं उलझ जाते हो तो क्या करते हो? कंसल्टेशन ही करते हो ना। पहले अपने सीनियर से पूछते हो, सीनियर नहीं बता पाता है तो फिर बॉस के पास जाते हो, बॉस भी नहीं बता पाते तो फिर बड़े बॉस के पास जाते हो, बड़े बॉस बोलते हैं यार एक काम करते हैं, अपने यहाँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, चल मैं तेरे को कहीं से और पूछ के बताता हूँ। फिर वो कहीं और से पूछ कर आपको कंफर्म करके बताते हैं कि दोस्त ये है। सर अपन इतना काम ही नहीं करते, आप टेंशन मत लो, इतना कभी हमारा काम किया ही नहीं, कंफ्यूजन हो। हम तो क्या है कि 10:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और 5:30 बजे घड़ी लगा के निकल जाते हैं। दिन में हमारा 1 घंटे का लंच होता है जिसको हम 2 घंटे का कर लेते हैं। और बाकी तो आप पूछो ही मत, ऑफिस में क्या मस्ती छानते हैं, बॉस तो हमारे रहते नहीं है, बस वाईफाई है, ऐसे चलते पूरे। नहीं नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके काम होते। सो कंसल्टेशन, जितने भी डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर होते हैं, कंटेंशियस मैटर मतलब कंफ्लिक्टिंग मैटर, जिन पर एक से ज्यादा ओपिनियन आपके सामने आ जाते हैं, तो उनके लिए कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर। कंसल्टेशन में डिस्कशन होगा, एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पे होगा। आप ऐसा तो कभी नहीं करते हो कि अपने जूनियर से पूछते हो बता यार इसमें क्या कंफ्यूजन है, हमेशा ऊपर ही जाते हो ना, एप्रोप्रिएट लेवल देख के ही कंसल्टेशन करते हो। सो एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पर जाकर कंसल्टेशन होगा, चाहे वो विद इन इंडिविजुअल इंडिविजुअल विद इन द एंटिटी हो या इंडिविजुअल आउटसाइड द एंटिटी हो, जिसके पास भी एक्सपर्टाइज हो। आउटसाइड फर्म से भी कंसल्टेशन किया जा सकता है। क्या होगा कंसल्टेशन से? अरे भाई साहब आप ही के मैटर सुलझेंगे, क्वालिटी प्रमोट होगी, प्रोफेशनल जजमेंट इंप्रूव होगा। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टेशन। तो हमारी क्वालिटी पॉलिसी के अंदर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की क्वालिटी पॉलिसी के अंदर कंसल्टेशन का होना भी जरूरी है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो मॉड्यूल ने तो क्या किया कि इसको कट शॉर्ट कर दिया। अगर मैं ओरिजिनल क्वालिटी कंट्रोल में जाऊं एसक्यूसी में, तो वहां जाकर मैं आपको अगर इसका पैराग्राफ पढ़ाऊं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का, तो वो ही निकलने वाला है। फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर sufficient to give it a reasonable assurance that at the time of engagement performance there is sufficient system of consultation, EQCR, difference of opinion, engagement documentation सब हो के इंश्योर करें। फिर वही रिपोर्टिंग और लीगल रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट, यू विल गेट द सेम थिंग हियर एंड देयर ऑलवेज। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो कहां पहुंच जाओ, ये देखो, firm should establish policies and procedures designed to provide a reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standard, regulatory and legal requirement, and that the firm or engagement partner issue the report that is appropriate in circumstances। वो की वही पॉलिसी लाके फिर कहाँ लगा दी, engagements are performed पे। सेम टू सेम फिर। अच्छा इससे पहले आओ आप ह्यूमन रिसोर्स पे, याद है? फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड, बाकी पूरी हुई की हुई बात।
और इससे पहले चलते हैं, for acceptance and continuance of client relationship and specific engagement design provided with the undertake the continued relationship, और उसके बाद ये बाकी सारी चीजें. So everywhere they are going with the same portion. That's why ICAI ने भी कहा कि बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाओ, तो वो आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के 4 बेसिक फंडामेंटल्स. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब जहां पर आपने काम असाइन कर दिया, साइन करने के बाद अब आपके लोग परफॉर्म कर रहे हैं. आप देखो ना, अपन जो पढ़ रहे हैं वो कितना लॉजिकल है. सुनो, सबसे पहले हमने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को पकड़ाई, उसने कहा यस मैं क्वालिटी पॉलिसीज बनाऊंगा. दूसरा, हमने इथिकल रिक्वायरमेंट सबको जप दी और कहा कि ये इथिकल रिक्वायरमेंट जो है ये तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही नहीं. तीसरी बात, हमने कहा अगर क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है तो कैसे करेंगे. चौथा, हमने कहा कि इस परफॉर्मेंस को करने के लिए हमारे पास एचआर कैसा होगा. अब एचआर आ गया और एचआर जब काम कर रहा है हमारी जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है, तो वो एंगेजमेंट टीम कैसे काम करेगी हम उसकी बात. और वो एंगेजमेंट टीम जो काम कर रही है, वो काम करते वक्त अगर उनको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कंटेंशियस मैटर आता है, डिफिकल्ट मैटर आता है, तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, कंसल्टेशन. कंसल्टेशन कहां होना चाहिए, एप्रोप्रिएट लेवल पर होना चाहिए. कंसल्टेशन कहां होना चाहिए, इनसाइड एंटिटी आउटसाइड एंटिटी भी हो सकता है. कंसल्टेशन क्यों होना चाहिए, so that there would be more clarity in the matter, so that there will be more quality in the matter, so that there will be more quality in professional judgment. That's why we required consultation. हो सकता है 4 नंबर पे कंसल्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपसे पूछ लीजिए, कोई भरोसा नहीं है. आगे बढ़े. कंसल्टेशन के बाद आता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. व्हाट इज दिस? engagement quality control review. It may be external, it may be internal. What is engagement quality control review? कल हमने देख ली इसकी डेफिनेशन. सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो लिए गए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उनको देखने के लिए एक बंदा जो है वो करता है. रिव्यू का एक्सटेंट क्या होना चाहिए, अगर ऑडिट या असाइनमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या उसके अंदर रिस्क ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ रिव्यू बढ़ जाएगी. एक इंपॉर्टेंट बात, EQCR is mandatory for all audits of financial statement of listed entity. मैंने आपको पहले भी बोला था कि EQCR एक अच्छा सिस्टम, पर जरूरी नहीं है कि हर ऑडिट पर EQCR लगे. EQCR लगाने के लिए के पास जो है मैंडेटरी नहीं है EQCR के लिए. हर ऑडिट पर EQCR मैंडेटरी नहीं है. EQCR इज मैंडेटरी इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. लिस्टेड एंटिटीज में तो EQCR होना ही पड़ेगा. दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. आप कर सकते हो तो आपकी फर्म से करवाओ, नहीं तो बाहर से करवाओ. एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की तो मैंने डेफिनेशन भी बताई है और उसका पर्पस भी बताया है, तो यहां ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. EQCR for audit of financial statement of listed entity includes following consideration. भाई साहब, अगर आप EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो आप जब एक लिस्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का रिव्यू कर रहे हो, तो आपको नीचे लिखी हुई चीजों को ध्यान में रखना है. अगर मैं एक्सटर्नल
क्वालिटी रिव्यूअर हूं या इंटरनल क्वालिटी रिव्यूअर हूं, लेकिन मैं क्वालिटी रिव्यूअर हूं, मैं एंगेजमेंट पार्टनर नहीं हूं। एंगेजमेंट पार्टनर ने एंगेजमेंट पूरा कर दिया, एंगेजमेंट टीम ने एंगेजमेंट पूरा कर दिया, उन्होंने फाइल बना दी, वो फाइल मुझ तक पहुंचा दी। मैं अब यहां बैठकर ये देख रहा हूं कि इन्होंने अपने ऑडिट में जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए थे, वो जजमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो कंक्लूजन लिए थे वो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो रिपोर्ट जा रही है वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। मेरा काम EQCR है और मैंने उस दिन आपको EQCR बताया था। जस्ट मिनट। प्रोसेस टू हैव ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन before issuing a report of significant judgment taken in engagement and consultation drawn। और पर्सन जो ये करता है उसे हम कहते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो पार्टनर भी हो सकता है, अदर पर्सन इन फर्म भी हो सकता है, एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, ये इनकी कोई टीम भी हो सकती है। तो भाई ये बात हमने उस दिन की थी। अब ये बंदा करेगा क्या, ये यहां डिफाइंड है। पहली बात, क्या करेगा, सबसे पहले तो जाके देखेगा देखेगा EQCR के साले सबके सब इथिकल थे कि नहीं। जितने लोगों ने फर्म एंगेजमेंट टीम बनकर एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है, वेदर दे वर इथिकल, दे वर इंडिपेंडेंट। और इस लिस्टेड कंपनी जिसका ऑडिट किया है, इसका रिस्क असेसमेंट करने के बाद ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंट रिस्क थी जो ऐसे 315 में इन्होंने असेस की थी, और क्या उन रिस्क को ऐसे 330 के अनुसार इन्होंने मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म किया। जब जब इनको डिफिकल्ट मैटर मिले, क्या इन्होंने लोगों से जाकर कंसल्ट किया? ऑडिट के दौरान कई सारे ऐसे मिस स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, और कई ऐसे मिस स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें करेक्ट करने की जरूरत होती है। तो क्या उन करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का प्रॉपर डिस्पोजिशन हुआ? अब जब मैटर्स का डिस्पोजिशन हुआ होगा और उनमें से कोई सिग्निफिकेंट मैटर निकले होंगे, तो मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को उसका कम्युनिकेशन भी तो किया होगा, किया कि नहीं किया? तुम ये साला सब बोल रहे हो कि ये भी किया वो भी किया, ये भी किया वो भी किया, चलो एक काम करो, तुम्हारा तो डॉक्यूमेंटेशन बता दो, हम देख लेते हैं कि तुम जो ऊपर की बातें कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं। और साथ में ये भी देख लेंगे कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो अप्रोप्रिएट दी है या नहीं। रिव्यूअर ने क्या किया, पूरे SQC की सारी स्टेप्स रिव्यू कर दी। पहले देखा इथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि नहीं हुई, फिर क्या देखा, चलो इन्होंने रिस्क असेस की थी क्या, हाँ, रिस्क के अनुसार इन्होंने अपना काम किया, मटेरियलिटी और रेड रिस्क का जजमेंट लेके, हाँ, कहीं अगर ये लफड़े में फंसे तो इन्होंने कंसल्ट किया कि नहीं किया, किया। जब इन्होंने काम किया होगा तो इनको गलतियां मिली होंगी, तो इन गलतियों को कैसे डिस्पोज किया, किया। गलतियां मिली होंगी तो डेफिनेटली उसने मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट किया होगा, हाँ किया होगा। देखो किया कि नहीं किया।
वर्किंग पेपर प्रॉपरली रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट जो इशू करनी है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब का रिव्यू करेगा कौन? EQCR। इंडिपेंडेंस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को रिस्पॉन्स, कंसल्टेशन, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का डिस्पोजिशन, दोष विद गवर्नेंस को कम्युनिकेशन, वर्किंग पेपर्स एंड अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। इतनी चीजें मिलकर बनाएंगी EQCR, दैट इज एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। आपको अभी मैं एक कंसोलिडेटेड व्यू दूंगा आखिर में, और वो व्यू देते ही कि सारे पाप खत्म, आपके सारा प्रॉब्लम खत्म। अभी आपने रिव्यू देखा, अच्छा अगर ओपिनियन में डिफरेंस आए तो हो सकता है एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर के ओपिनियन में डिफरेंस है, हो सकता है EQCR ने बोल दिया एंगेजमेंट पार्टनर को कि आपका ये ओपिनियन सही नहीं। तो जब तक ऐसा लफड़ा लोचा सुलझे ना, रिपोर्ट इशू ना होगी। और अगर एंगेजमेंट पार्टनर EQCR से डिसएग्री रहे तो मामले को फर्म के अंदर एक्सपर्ट से सुलझवाओ, और अगर एक्सपर्ट से न सुलझ पाए तो एक्सटर्नल फर्म पे जाओ, एक्सटर्नल फर्म भी नहीं समझ पाए तो ICAI के पास जाओ, पर मैटर सुलझा के जाओ। सिंपल है। अगर आप ओपिनियन दे रहे हो और ओपिनियन देने में डिफरेंस है, तो अगर आपको ओपिनियन देने में कोई डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस किसके बीच में होगा? एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल इनके बीच में झगड़े हो गए, आए ओपिनियन सही नहीं है। हाँ तो ठीक है, रिपोर्ट तब तक इशू नहीं होगी जब तक ओपिनियन क्लियर नहीं होता। अरे यार, तो एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR दोनों ही आपस में भिड़ गए हो तो दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस पर्सन से जाके पूछो फर्म में। अरे फर्म में कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है तो एक्सटर्नल फर्म से पूछो। अरे दादा, एक्सटर्नल फर्म के पास भी कोई नहीं है, माई बाप के पास जाओ, रेगुलेटरी बॉडी बताएगी वो क्या करना है। नफरा से पूछो, ICAI से पूछो, RBI से पूछो, CBDT से पूछो, पूछो, कंसल्ट करो क्या करना है इसमें, उसके बाद ही ओपिनियन देना। और चौथी बात, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं। कोई भी एंगेजमेंट हो, वर्किंग पेपर बिखरे हुए हो, ऑडिट रिपोर्ट देने से 60 दिन के अंदर अंदर उन वर्किंग पेपर को असेंबल कर लेना। इंटरमीडिएट में पढ़ा था, यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे 230 में सब ने खूब घोट घोट के पढ़ा है। हर एंगेजमेंट का सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि जिस कंपनी का टैक्स ऑडिट भी आपके पास है, कंपनी ऑडिट भी एक आपके पास है, दोनों की फाइल एक ही कर देगा। टैक्स फाइल की फाइल अलग, टैक्स ऑडिट की फाइल अलग, डॉक्यूमेंटेशन की वर्किंग पेपर की, कंपनी ऑडिट की फाइल अलग वर्किंग पेपर की। पॉलिसी और प्रोसीजर आपके यहाँ ये होनी चाहिए, क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर, कि आपके डॉक्यूमेंटेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहे, हमेशा उसकी सेफ कस्टडी रहे, कोई उसकी चाह न ले पाए, इंटीग्रिटी रहे, ईमानदारी, को उसमें टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। बाद में वर्किंग पेपर बदल दिए। एक्सेसिबिलिटी हर एक आदमी को नहीं होनी चाहिए, और जब चाहिए तब मिल जाए, इस बात का भी एश्योरेंस हो जाए। वर्किंग पेपर फाइल बेतरतीबी से ऑफिस के शेल्फ में पड़ी है, जिसको देखना देखो, जिसको निकालना निकाल लो, जो कागज निकालना निकाल लो, जो कागज लगाना लगा लो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई साहब, ये तो गलत है। वर्किंग पेपर फाइल असेंबल होगी 60 दिन में, रिकॉर्ड रूम में रखी जाएगी। रिकॉर्ड रूम का एक्सेस किसको कब कैसे दिया जाएगा उसकी पॉलिसी बनेगी।
वर्किंग पेपर में से कोई डॉक्यूमेंट की अगर कॉपी बनती है तो आपको सूचना देनी पड़ेगी, मुझे इस वर्किंग पेपर की कॉपी चाहिए। रिट्रीवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटीग्रिटी, सेफ कस्टडी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सब का पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उठ के कि एक फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बनने के बाद उसको एक जनरल रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाता है। जनरल रिकॉर्ड रूम में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जनरल रिकॉर्ड रूम से कोई भी चीज एक्सेस कर सकता है। जनरल रिकॉर्ड रूम में फाइलों में से डॉक्यूमेंट निकालने और उनको वापस रखने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वहां बताना पड़ेगा कि SQC1 के अंदर, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट के अंदर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट की क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। अब ये तो मैंने काम किया उसकी पॉलिसी, अभी EQCR जो कर रहा है उसकी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए। पॉलिसी शुड रिक्वायर दैट डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट EQCR परफॉर्म हुआ था, EQCR कंप्लीट हो चुका था रिपोर्ट इशू होने से पहले, और रिव्यूअर के पास ऐसा कोई मैटर नहीं था कि वो ये बोल सके कि रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट थी। भाई साहब इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आई नीड डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी है फर्म की, फर्म के डिस्क्रिप्शन पे किसी को दे ना दे, 7 साल तक तो कम से कम गुड कंडीशन में स्टोर करके रखें। और 7 साल कहां से, सब पड़ा हुआ 230 में, ऑडिटर की रिपोर्ट से या कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट से 7 साल। ये तो इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, यहाँ का दिमाग लगाए इसमें। हेलो, अरे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? ये तो पड़ा हुआ है ना सब ऐसे 230 में, ये तो पूरा ही ऐसे 230 में पड़ा हुआ। लेकिन जो SQC वाली बातें हैं वो ये दो हैं। आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर, क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर फॉर्म की वो होनी चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, कस्टडी में रहे, इंटीग्रिटी रहे, उनमें कोई चेंज ना हो, एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहे, रिट्रीवेबिलिटी इजी रहे कि जब निकालना चाहे तब निकाल, लेकिन अथॉरिटी से। EQCR का डॉक्यूमेंटेशन हो, इस बात का डॉक्यूमेंटेशन हो कि EQCR कंप्लीट होने के बाद ही रिपोर्ट दी गई, इस बात का डॉक्यूमेंटेशन हो कि रिव्यूअर को कुछ भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं थी जिससे वो ये माने कि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया गया। तो ये बात बोली गई कहा, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज देयर। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग, लेकिन मैं यहां मॉनिटरिंग अभी डिस्कस ही नहीं करूंगा, मुझे आपको पहले सारा चीज कंसोलिडेट करके देनी। क्या कंसोलिडेट करके देनी है, आइए, क्योंकि खाली आगे पढ़ते जाने से तो मैं रटवा नहीं सकता ना, फंडामेंटल क्लियर होना बड़ा जरूरी है। सो लेट्स हैव अ फंडामेंटल विद अस। आइए, एक कंसोलिडेशन इस वक्त जरूरी है, अदरवाइज ये सारे फंडामेंटल बिखर जाएं। आप मान के चलिए सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, कोई कुछ बनाएगा नहीं। ये हमारा ऑफिस, ऑफिस में हमारे पार्टनर्स, ये हमारे सीनियर पार्टनर है, बाकी 2 जूनियर पार्टनर है। ये हमारा ऑफिस है जहां पर आर्टिकल्स बैठे हुए हैं। दिस इज नॉर्मली अवर ऑफिस, दिस इज एंट्री गेट, and here we have some store, या हम कहें रिकॉर्ड रूम।
दिस इज अवर क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 हमारे ऑफिस को किस तरीके से चलाता है, और ये रहे हमारे क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट। अब आप जरा देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले एक क्लाइंट हमारे यहां आए, उससे पहले क्या हम क्लाइंट को सेवाएं देने के लिए तैयार हैं? उसके लिए उन्होंने कहा सबसे पहले बताओ कि क्या तुम्हारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज डिसाइडेड है। हमने कहा, तो वो पूछेंगे कि ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई किसने, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को देखता कौन है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को समय समय पर अमेंड करता कौन है, क्वालिटी इस फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताता कौन है, क्वालिटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ये समझाता कौन है, अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो अच्छे लोग लाने हैं वो लोग लाता कौन है, अगर क्वालिटी को अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मिलता है तो उसका पनिशमेंट देता कौन है। तो कोई है क्या आपके पास ऐसा बंदा जो ये सब करता हो? हमने कहा इन सीनियर पार्टनर को हमने क्वालिटी कंट्रोल लीडरशिप दे रखी। ही इज अवर क्वालिटी कंट्रोल लीडर, जो इंश्योर करते हैं कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बने, लगे, सुपरवाइज हो, मॉनिटर हो, अमेंड हो, अपडेट हो, सबको कम्युनिकेट हो, कोई ब्रीच हो तो उसका समाधान हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसको? और उसी को SQC1 ने कहा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हमने हर बंदे को ये कम्युनिकेट कर दिया कि मेरे दोस्त, इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। इथिकल रिक्वायरमेंट से सबको कंप्लाई करना है। पूरे ऑफिस का हर बंदा इथिकल रिक्वायरमेंट से लेस कर दिया। इथिकल रिक्वायरमेंट से लेस करने के बाद हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा सर मेरा काम कर दो। या तो ये क्लाइंट एकदम से नया क्लाइंट था, या ये पुराना ही क्लाइंट रीअपॉइंटमेंट के लिए आया था, या ये पुराना ही क्लाइंट नया काम लेकर आया था। हमने कहा रुक, पहले हम ये देखेंगे कि हम तेरा काम करें या नहीं करें, शुड वी एक्सेप्ट और नॉट। पहले हम तेरी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, फिर हम अपनी कैपेबिलिटी चेक करेंगे फॉर्म की कैपेबिलिटी चेक करने के बाद, तेरी इंटीग्रिटी चेक करने के बाद हम रिसोर्सेस देखेंगे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Yes, we have to check out। तो ये तो करना ही है, इसके बिना हम कैसे जाएंगे? तो ठीक है, तीसरा रूल आ गया, कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ। अच्छा, फिर आया कि यार हर ऑडिट को करते समय, कोई ऑडिट आया कोई भी आया तो वो ऑडिट करेंगे कैसे? तो फिर आई HR पॉलिसीज कि भाई अगर कोई असाइनमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इसका हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ऑडिट एक्सेप्ट करते ही सबसे पहले क्वालिटी पार्टनर डिसाइड करेंगे, जो क्वालिटी पॉलिसीज है वो डिसाइड करेंगी कि जो मिस्टर आर है, जो दूसरे पार्टनर है, ही शुड बिकम एंगेजमेंट पार्टनर। और वो बोलेंगे मुझे 2 बच्चे फाइनल के दे दो, 2 बच्चे इंटर के दे दो, और 2 जो हमारे पेड असिस्टेंट है वो दे दो। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों की उन्होंने बना ली एक एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट हो जाए, एंगेजमेंट टीम असाइन हो जाए, एंगेजमेंट टीम में 3C वाले बंदे हों, कॉम्पिटेंट बंदे हों, कमिटेड बंदे हों,
केपेबल बनते हो। ये काम किसने किया? एचआर ने। अब वो जब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते करते उन्हें अगर कोई डिफिकल्टी आई तो उन्हें कंसल्टेशन उपलब्ध कराओ। अगर उनके और सबके बीच में ओपिनियन में डिफरेंस आते हैं तो ओपिनियन में डिफरेंसेस रिजॉल्व करवाओ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का ही एक हिस्सा EQCR है, दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, और सारे एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करवाना भी जरूरी है। ये चारों चीजें कहाँ आ गई? एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस में। और मेरे दोस्त, अगर एक सीसीटीवी लग जाए और वो सीसीटीवी इन सबको देख ले कि ये सब सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई उस सीसीटीवी को ही तो बोलेंगे मॉनिटरिंग, जो इसका आखिरी हिस्सा है। जब तक सब्जेक्ट का इसेंस समझ में नहीं आएगा तब तक तुम उसे रटते रहोगे। जिस दिन सब्जेक्ट का इसेंस समझ में आ गया, रिवीजन करते वक्त तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये कंसोलिडेशन मैंने आपको इसलिए किया ताकि आपको तक पढ़ाए गए सारे फंडामेंटल कौन सा कहां फिट हो रहा है ये समझ में आ जाए। डिड यू गेट मी? ओ मेरे ऑनलाइन बच्चों, समझ में आया कहाँ क्या कर रहे हैं हम? अब रटने की जरूरत तो नहीं है। हील मी, रियल मी, बताओ मतलब क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट रट रहा है आदमी। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती यार। मतलब आप फाइनल में आ रहे हो, आप दुनिया के श्रेष्ठतम व्यक्ति में शामिल होने जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, और आप एक्रोनिम के थ्रू रट रहे हो यार ये चीजों को। मतलब तो लानत है यार पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब पे, अगर रटना पड़े ऑडिट में। आप देखो ना अपने ऑफिस को। हाँ, आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी केबिन में से आती दिखेगी। इथिकल रिक्वायरमेंट आपको पूरे ऑफिस में दिखेगी। क्लाइंट एकदम से आता हुआ नहीं दिखेगा। आने के पहले 4 बार उससे पूछा जाएगा, चारों चीजें पूछी जाएंगी। क्लाइंट के आने के बाद उसका काम इधर उधर नहीं घूमेगा। एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम लग जाएगी। उसके लगने के बाद क्वालिटी पॉलिसी ये देखेगी कि भाई कंसल्टेशन, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, EQCR, डॉक्यूमेंटेशन सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब मॉनिटरिंग करेंगे। तो कल इस SQC को और इसके बच्चे SA220 को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर करेंगे एक रिवीजन वापस, ताकि इसको बांध के रख दे। इसके जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर ले। और अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ये ऑफिस जरूर दिखेगा, और ये ऑफिस दिखना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बैक ऑफ द माइंड में, सो दैट आप उन रेफरेंसेस को लिख पाओगे जिन रेफरेंसेस को मैंने आपको बताया है। अब आपको एक भी रेफरेंस रटने की जरूरत नहीं। गॉट इट? बाकी की बातें करते हैं कल। या आई एम सेंडिंग द नोट्स ऑन ATV।